नमस्ते फ्रेंड्स, मेरा नाम लक्ष्मीकांत है और मैं एक एनजीओ कंसल्टेंट हूँ। अगर आपने 12वे और एटीजी फाइनल सेशन के लिए अप्लाई किया है तो 1 या 2 महीने के बाद आपको एक नोटिस आया होगा ईमेल आईडी पर, और उस ईमेल आईडी पर जो नोटिस आया है उस नोटिस का जवाब हमें 15 दिन के अंदर हमें देना होता है। डेट भी वहाँ पे दिया हुआ रहता है कि कितने दिन के अंदर आपको रिप्लाई देना है। अब बात यहाँ पे आती है कि भाई नोटिस जब हम पढ़ते हैं तो हमें समझ में नहीं आता कि एग्जैक्टली डिपार्टमेंट हमसे कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहता है, और इन्फॉर्मेशन देने का भी एक प्रोफेशनल तरीका रहता है, ठीक है ना। तो वो कैसे देना है, क्या देना है, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे नोटिस आया है 12वे के अंदर, सेक्शन जो है 12वे, इस सेक्शन के अंदर हमें नोटिस आया है। तो यहाँ पे बताया कि आपने भाई इस डेट को अप्लाई किया था इस सेक्शन के अंतर्गत, और फिर वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हमें बता दीजिए। अभी हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। पहले बता रहा है कि भाई जो 10AC जो आपको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मिला था वो क्या कीजिए, सेल्फ सर्टिफाइड करके हमें भेज दीजिए। दूसरा है कि भाई आपने जो काम किया है संस्था के माध्यम से, एक्टिविटी की है, वो कब से चालू किया है आपने, वो भी बता दीजिए। डेट ऑफ एक्सपायरी प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन, भैया बता दीजिए कि आपका एक्सपायरी डेट कब का है प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन का। एक अंडरटेकिंग दे दो, बोलता है कि आपने जो भी उसका प्रोविजनल, इसका जो सेक्शन जो है 215, उसका कोई भी आपने इन्फ्रिंजमेंट नहीं किया है। मतलब इनका कहना यह रहता है कि आपकी जो भी संस्था की इनकम है वो संस्था के एक्टिविटी के ऊपर ही खर्चा करना है आपको। जो भी संस्था के मेंबर्स हैं, ट्रस्टीज़ हैं, उन या फिर कमेटी मेंबर है, उनके ऊपर खर्चा नहीं किया हुआ रहना चाहिए। आपको एक डिक्लेरेशन देना रहता है, अंडरटेकिंग, उसका फॉर्मेट है मेरे पास। आपको अगर चाहिए तो आप मुझे मांग सकते हैं, उसकी एक मिनिमम फीस लगेगी। उसके बाद देखिए बता रहा है कि यहाँ पे अफिडेविट बोल रहा है कि अफिडेविट या अंडरटेकिंग बता दो दैट की इंस्टीट्यूशन इज़ कंप्लाइंग ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ लॉ, कि ये जो सर्टिफिकेट लेने के लिए आपने जो भी कंप्लाइंसेस करने होते हैं वो आपने किया है, वो ऐसा बता रहा है। जैसे कि हर साल ऑडिट रिपोर्ट करना, हर साल बैलेंस शीट सबमिट करना, जो भी आपका डिपार्टमेंट रहता है चैरिटी का या फिर रजिस्ट्रार का, वो बता रहा है कि क्या आपने वो कंप्लाइंसेस किए हैं तो आपको वहाँ पे जवाब देना है। जैसे महाराष्ट्र में, गुजरात में क्या होता है, जैसे ही फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होता है संस्था का, तो वहाँ पे हर साल एक ऑडिट रिपोर्ट की कॉपी हम चैरिटी ऑफिस में जमा करते हैं चैरिटी के, ठीक है। वैसे ही आपके स्टेट में अगर कोई ऐसा रूल्स है तो उसका आपको रिप्लाई देना पड़ेगा यहाँ पे कि आप हर साल कंप्लायंस करते हैं। फिर यहाँ पे बता रहा है कि 6 पॉइंट में कंप्लीट डिटेल्स ऑफ एनी अदर लॉ अप्लीकेबल फॉर अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। वो बोलता है कि इनकम टैक्स को छोड़ के अगर कोई अदर लॉ आपके ऊपर अप्लीकेबल है और आप वो कंप्लायंस करते हैं तो वो बता दीजिए। जैसे FCRA है, FCRA में कंप्लायंस करने होते हैं, अगर FCRA का रजिस्ट्रेशन है आपके पास तो उसके रूल्स, उसका कंप्लायंस किया है तो वो डिटेल्स देनी है यहाँ पे, ठीक है। और भी कोई भी, जैसे GST है, GST का अपने रूल्स रेगुलेशन जो भी है। अभी बहुत बार ऐसे लोग बोलेंगे कि सर क्या संस्था को अप्लीकेबल है GST? अप्लीकेबल तो नहीं है, लेकिन ऐसे कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं आप और जिसके ऊपर GST लगता है तो वो भी डिटेल्स आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी। फिर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द ओनर ऑफ द प्रीमाइसेस, जहाँ पे भी आपने संस्था का ऑफिस दिखाया है उस ओनर का, उस मालिक का NOC देना है कि उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है यहाँ पे ऑफिस दिखाने के लिए। उसका भी फॉर्मेट है मेरे पास, अगर आप चाहिए तो मैं आपको दे सकता हूँ। फिर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी ऑफ मेन ट्रस्टी, मैनेजिंग ट्रस्टी, डायरेक्टर्स, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी ऑफ द इंस्टीट्यूशन। जो भी मेन ट्रस्टी हैं, जो कारभार संभालते हैं, जो कंडक्ट करते हैं संस्था का जो भी ये है डे टू डे एक्टिविटी, उन लोगों का आधार कार्ड, पैन कार्ड लगेगा, KYC लगेंगे। ईयर वाइज लिस्ट ऑफ ऑल डोनेशंस रिसीव्ड, पिछले 3 सालों में जो भी डोनेशन आया है आपको, उसका डोनेशन का डिटेल्स आपको देना है। डेट बतानी है भाई किस डेट को डोनेशन आया, किस फॉर्म में आया, कैश में आया, चेक में आया, ऑनलाइन ट्रांसफ़र आया, किस पर्सन ने आपको दे दिया है, इंडिविजुअल है या कोई संस्था है, उसका पैन नंबर, उसका एड्रेस, ये चीज़ें आपको देना है। उसके साथ ही किस पर्पज़ के लिए आपको डोनेशन मिला है, कौन से एक्टिविटी के लिए मिला है, वो भी आपको वहाँ पर देना होता है डिटेल्स। इसलिए आपको क्या करना है, ये सारी डिटेल्स मेंटेन करनी है, तभी आप दे सकते हैं। नहीं तो आइन वक्त पे आपको समझ में नहीं आएगा कि भाई क्या मांग रहा है या क्या मांगेगा फ्यूचर में, ठीक है। उसके बाद है 10 नंबर का पॉइंट है, ईयर वाइज लिस्ट ऑफ डोनेशन रिस्पेक्ट ऑफ अमाउंट्स डायरेक्टली क्रेडिटेड टू रिस्पेक्टिव और मग फंड्स। अगर आपने कुछ
फंड साइड में रखा है कुछ बिल्डिंग के लिए या फिर कुछ लाइब्रेरी के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए पहले से साइड में रखा है, तो उस चीज़ के भी डिटेल्स आपको यहाँ पे देनी है। ईयर वाइज लिस्ट ऑफ ऑल डोनेशंस गिवन बाय द इंस्टीट्यूशन, अगर आपने किसी और संस्था को डोनेशन दिया है पिछले 3 सालों में तो उसके भी डिटेल्स आपको यहाँ पे देनी है कि किसको डोनेशन दिया, किस पर्पज़ के लिए दिया, कैसे दिया, आपने ऑनलाइन दिया, चेक से दिया या फिर कैश में दे दिया। कॉपी ऑफ बैंक स्टेटमेंट फॉर द लास्ट 3 ईयर्स विच एवर इज़ लेटर, पिछले 3 साल का आपको क्या करना है, बैंक स्टेटमेंट देना है। अब यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे सर हमारी संस्था तो नहीं है, अभी 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, तो पिछले 3 साल के हम बैंक स्टेटमेंट कैसे दें? भाई अगर आपकी संस्था 2 साल पुरानी है तो 2 साल का बैंक स्टेटमेंट लगेगा, अगर 1 साल पुरानी है तो 1 साल का बैंक स्टेटमेंट लगेगा। कुछ लोग ऐसे बोलेंगे कि सर हमने तो अकाउंट ही खोला नहीं है अभी तक, ठीक है, नहीं है तो वहाँ पर बताना पड़ेगा कि हमने अभी तक अकाउंट खोला नहीं है संस्था के नाम पे, ठीक है। उसके बाद बता रहा है कि 13 पॉइंट में नोट्स ऑन एक्टिविटीज़ कैरिड आउट इन द लास्ट 3 ईयर्स, या फिर जहाँ से चालू हो वहाँ से, मतलब अगर पिछले 3 साल से ज़्यादा पुरानी संस्था है आपकी तो पिछले 3 सालों में आपने क्या क्या एक्टिविटी किया वो बताना है। या आपकी संस्था अभी नहीं है, 1 साल 2 साल हुआ है, तो 1 साल या 2 साल के अंदर आपने कौन कौन सी एक्टिविटी की है वो भी यहाँ पे बताना है। और यही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इस सारी चीज़ों में, ठीक है। फिर कॉपीज़ ऑफ कंपुटेशन ऑफ टोटल इनकम, अगर आपने पिछले 3 सालों में रिटर्न भरा है तो उस रिटर्न का एक कंपटीशन आता है, उस कंपटीशन की कॉपी आपको लगाना है यहाँ पे, ठीक है। और फिर यहाँ पे बता रहा है कि प्लीज़ एक्सप्लेन, नीचे कुछ चीज़ें हैं जो एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा है कि वेदर एनी अदर एप्लीकेशन, क्या आपने किसी और मतलब 12A को छोड़ के किसी और चीज़ के लिए अप्लाई किया था, जैसे ATG है 1023 से इसके लिए अप्लाई किया था, अगर हाँ तो उसकी भी कॉपी देने के लिए बोल रहा है वो। फिर वेदर एनी अपील इज़ फाइल्ड बाय यू अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ रिजेक्शन, क्या पिछली बार मतलब पिछले बार कभी आपका रिजेक्ट हो गया था 12A ATG और आपने उसके लिए अपील में गए थे, आप अगर गए थे तो उसकी ऑर्डर की कॉपी यहाँ पे लगानी है, उस अपील की कॉपी लगानी है या फिर रिजेक्शन ऑर्डर की कॉपी यहाँ पे लगानी है। वेदर एनी ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर रिलीजियस इन नेचर, अगर संस्था आपकी ऐसी है कि कोई आपका टेम्पल है या फिर रिलीजियस नेचर का आपके ऑब्जेक्ट हैं ऐसे संस्था के अंदर, तो वो आपको यहाँ पे बताना है। जैसे बहुत सारी संस्थाएं रहती है जिनका कुछ टेम्पल रहता है, मंदिर रहता है और मिक्स काम रहता है, मतलब मंदिर भी रहता है, सोशल एक्टिविटी भी करते हैं हम, तो उस तरह के इसमें बताना होता है कि भाई हमारे रिलीजियस कम चैरिटेबल टाइप की हमारी एक्टिविटी है यहाँ पे। फिर यहाँ पे बताना है वेदर एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट्स आर कमर्शियल टेंटेड विद द प्रॉफिट इंटेंट, कि क्या ऐसे कोई ऑब्जेक्ट्स हैं जो कमर्शियल नेचर के हैं। जैसे एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको, जैसे बहुत सारी संस्थाएं हैं जिसे हम धर्मशाला कहते हैं, वो रेंट पे देती है आने वाले लोगों के लिए 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए कुछ रहने के लिए, और उनसे कुछ चार्जेस लेती है उसके बदले में। अगर इस टाइप का कुछ नेचर है, मतलब ठीक है प्रॉफिट कमाना उनका कोई ये नहीं है इंटेंशन, लेकिन कमर्शियल नेचर का दिखता है ये, ठीक है। तो ऐसा कोई अगर नेचर है तो यहाँ पे बताना है आपको। जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाते हैं, और कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाते हैं तो फिर वहाँ से फ़ीस लेते हैं, ठीक है। तो वो भी वहाँ पे बताना है कि भाई हमारा इंटेंशन प्रॉफिट कमाना नहीं है, लेकिन डे टू डे जो भी खर्चे रहते हैं वो खर्चे रिकवर करने के लिए हम क्या करते हैं, ये फ़ीस लेते हैं, ये भी हमें यहाँ पे बताना होता है। फिर यहाँ पे बता रहा है कि वेदर एनी पार्ट ऑफ इनकम ऑफ द इंस्टीट्यूशन डायरेक्टली इनडायरेक्टली द बेनिफिट फॉर पर्सन, वो बोल रहा है कि आपने जो भी काम करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, या लोगों के लिए करते हैं या फिर आपके ही जो कमेटी के मेंबर्स हैं, आपके संस्था के मेंबर्स हैं, या उनके फैमिली मेंबर्स हैं, रिलेटिव है, उनके लिए कुछ काम करते हैं आप, तो ये इसमें पूछ रहा है क्या आपकी संस्था किसी पर्टिकुलर जाति के लिए काम करना चाहती है या फिर करती है, वो भी यहाँ पे बता रहा है। इस कॉलम में देखिए, इस ऑप्शन में, वेदर द ऑब्जेक्ट्स आर फॉर एनी पर्टिकुलर कास्ट, क्रीड, रिलीजियस और कम्युनिटी, इफ़ यस गिव क्लॉज नंबर। अगर ऐसे किसी पर्टिकुलर कास्ट के लिए, किसी पर्टिकुलर लोगों के लिए काम कर रही है आपकी संस्था, तो वो जो ऑब्जेक्ट लिखा है संस्था के जो रूल्स रेगुलेशन में, उसका वो क्लॉज नंबर यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद बता रहा है कि वेदर एनी बिजनेस अंडरटेकिंग इज हेल्ड बाय यू एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 11 क्लॉज 4 और 4A, इफ यस गिव कंप्लीट डिटेल्स।
अगर आपकी कोई बिजनेस अंडरटेकिंग है तो वो यहाँ पे बताना है। वैसे तो 99% केस में तो बिजनेस का अंडरटेकिंग किसी का रहता नहीं है, तो यहाँ पे नो आएगा। वेदर द रिटर्न्स ऑफ इनकम फॉर लास्ट 3 ईयर हैव बीन फाइल्ड इफ़ नॉट फर्निश रीज़न, क्या आपने पिछले 3 सालों में रिटर्न भरा है संस्था का? हाँ तो ठीक है, अगर नहीं भरा है तो क्यों नहीं भरा है उसका रीज़न देना है आपको। रीज़न क्या दे सकते हैं इसके अंदर कि भाई आपकी जो इनकम है वो 2.5 लाख से कम है, तो ऑप्शनल रहता है 2.5 लाख से कम है तो, या फिर आपको मालूम नहीं रही था कि भाई रिटर्न भरना है, या फिर आपके एरिया में कोई ऐसा प्रोफेशनल नहीं है जो आपको गाइड कर सके, या फिर आप बोल सकते हैं कि भाई कोरोना का पीरियड था 2 साल का तो पॉसिबल नहीं हुआ, कुछ टेक्निकल दिक्कतें आ गई। तो जो भी सुटेबल रीज़न है वो आप दे सकते हैं। In this connection, you are hereby requested to ensure that self-certified copies of attachment as per the provisions of as applicable are required to be submitted। मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स देंगे आप वो सेल्फ सर्टिफाइड चाहिए। सेल्फ सर्टिफाइड मतलब आपके सिग्नेचर चाहिए किसी एक अथॉराइज्ड पर्सन के, और संस्था का स्टैंप चाहिए उसके ऊपर, ठीक है। उसके साथ ही Please also note that the application can't be approved unless that these attachments whichever applicable in your case are submitted। यहाँ पे बता रहा है कि आपका एप्लीकेशन तभी सबमिट हो जाएगा या फिर अप्रूवल माना जाएगा जब आपने जो भी सारी चीज़ें हैं, सारे अटैचमेंट्स हैं वो बराबर आपने लगाए हैं। यहाँ पे जैसे आपसे मांगा है कि 3 साल का बैलेंस शीट मांगा है, आपने दिया नहीं, तो ऐसा माना जाएगा कि आपने ये इसका रिस्पांस दिया नहीं है इस नोटिस का, या फिर आपने डोनेशन की रिसिप्ट नहीं दी, बैंक स्टेटमेंट नहीं दिया। तो ये सारे जो अटैचमेंट्स मैंडेटरी चाहिए, अगर वो आपने अटैच नहीं किए तो ऐसा माना जाएगा कि आपने रिप्लाई नहीं दिया है, ठीक है। और उससे क्या होगा कि आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बता रहा है कि आपको जो ये रिप्लाई देना है इस नोटिस का, डेट भी बताया होगा आपके केस में। यहाँ पे डेट देख लीजिए कि किस डेट तक आपको रिप्लाई देना है, उसी डेट के अंदर आपको रिप्लाई देना है। उसके बाद देंगे तो फिर उसके पास डिस्क्रिशनरी पावर है, या तो एक्सेप्ट करेगा नहीं तो रिजेक्ट कर देगा। अब ये नोटिस का जवाब कहाँ पे देना है? ये नोटिस का जवाब ऑनलाइन देना है, इनकम टैक्स वेबसाइट के ऊपर देना है आपको। वहाँ पे एक ऑप्शन रहता है, वहाँ पे वर्क लिस्ट में या फिर ई प्रोसीडिंग में वहाँ पे ऑप्शन रहता है, वहाँ पे आपको इसका रिप्लाई देना है। आपको ऑफिस में जाने की, फिज़िकल जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है। सारा इसका आंसर आप ऑनलाइन पोर्टल पर ही दे सकते हैं। यहाँ पे बता रहा है कि पर्सनल अटेंडेंस इज़ नॉट इंसिस्टेड, काइंडली सबमिट योर कंप्लायंस ऑन ई पोर्टल। मतलब फिज़िकल मिलना कोई मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है, चाहे तो मिल सकते हैं, चाहे तो डॉक्यूमेंट्स फिजिकली भी दे सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन देंगे तो आपका उतना ही टाइम बचेगा, कॉस्ट बचेगा, ठीक है। तो अगर इस आपको भी ऐसा नोटिस आया है और आप उसका जवाब देना चाहते हैं तो हमारी प्रोफेशनल हेल्प आप ले सकते हैं। उसके कुछ चार्जेस हैं, अगर देना चाहते हैं तो, नहीं देना चाहते हैं तो मैंने तो वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बता दिया है आपको अप्लाई कैसे करना है, इसके लिए नोटिस का जवाब कैसे देना है। आपका माइंड अप्लाई कीजिए, आप नोटिस का रिप्लाई ड्राफ्ट कीजिए और सबमिट कर दीजिए। आशा करता हूं कि डिपार्टमेंट आपका रिप्लाई एक्सेप्ट करेगा और आपको 12 वेटीजे का सर्टिफिकेट, फाइनल सर्टिफिकेट दे देगा। अगर आपको कुछ भी डाउट्स है तो मैंने मेरा नंबर दे दिया है, वहाँ पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।